हम लोग बातचीत में एक शब्द सुनते रहते हैं जो विशेषण की तरह इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक। और ऐसा बहुत बार होता है कि ये विशेषण सत्ता के हिसाब से चलता है। यानी अगर मेरी सत्ता है तो मैं जो कहूँगा वो साइंटिफिक हो और आप जो कहेंगे वो साइंटिफिक नहीं। और हम जिस समय में आ गए हैं उसमें बहुत सारी बातचीत ओपिनियन यानी मत पर आकर रुक जाती है। ये आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन। तो साइंस क्या होता है और साइंटिफिक क्या होता है, इसको सही में जानने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी अच्छे वैज्ञानिक के जीवन को समझें। डॉक्टर माधव गाडगिल अपनी विधा में हमारे देश के शीर्ष के लंबा जीवन, बहुत सुंदर जीवन और कई ऐसे काम जिनके लिए हमें उनको याद करना चाहिए। और मैंने कल ये प्रार्थना के बाद इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के जो मूल्य हैं और डॉक्टर गाडगिल के जो मूल्य थे उनमें वो इतने एकरस हैं कि ऐसे व्यक्ति का जाना एक तो हमें पता लगना चाहिए और दूसरा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप में से बहुत से लोगों को ये उनका नाम सुना हो या उनके काम के बारे में पता हो, लेकिन अब पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक डॉक्टर गाडगिल थे तब तक वो काम अपना काम कर रहे थे। अब वो काम कौन करेगा, ये हमको, हमारे लिए बहुत से लोग ऐसे गहरे काम कर जाते हैं जिसका हमें लाभ होता है लेकिन हमें पता नहीं। अब जब उनका अभाव हमें महसूस होता है तब हमें पता होना चाहिए ऐसा क्या है जो उन्होंने किया। डॉक्टर गाडगिल का जन्म 1942 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उनके पिता बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। पढ़ाई लिखाई उनकी पुणे में हुई, पहले जूलॉजी में बीएससी किया, फिर बंबई से जाके उन्होंने एमएससी किया जूलॉजी में और फिर क्योंकि इतने मेधावी छात्र थे तो हार्वर्ड में पीएचडी करने पहुंच गए 60 के दशक में। और उनकी पीएचडी थी ये जानने के लिए कि शिकारी जीव जो होते हैं उनका उन जीवों से क्या संबंध होता है जिनका वो शिकार करते हैं, क्योंकि इनका परस्पर संबंध रहता है और वो परस्पर बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा होता है। और ये इकोलॉजी की बात है। इकोलॉजी हम शब्द बहुत आसानी से सुन लेते हैं, आजकल तो चूरन के डब्बों पे भी इकोलॉजी वगैरह लगा हुआ मिल जाता है, लेकिन इकोलॉजी को समझना आसान नहीं है। आप में से बहुत से लोग मेडिकल साइंसेस के हैं, तो इकोलॉजी को आप समझना चाहें तो इम्यून सिस्टम एक अच्छा उसका उदाहरण हो सकता है कि इम्यून सिस्टम बहुत जटिल चीज है क्योंकि उसमें शरीर को बाहर की दुनिया से तालमेल बनाना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। डॉक्टर गाडगिल की पीएचडी ऐसी थी कि उसे आज भी लोग अपने रिसर्च में साइट करते हैं, इतना बढ़िया उनका पेपर था। उन पर प्रभाव सबसे ज्यादा जिनका था वो थे डॉक्टर ईओ विल्सन, जो हमारी सदी के डार्विन भी कहे जाते हैं, पिछली सदी के। 92 साल की उम्र में, अभी 4-5 साल का लिए गुजरे हैं। और डॉक्टर ईओ विल्सन के ही एक छात्र के साथ उन्होंने पीएचडी की। 71 में डॉक्टर गाडगिल हार्वर्ड में पढ़ाने लगे। उनकी पत्नी बहुत ऊंची मौसम विज्ञान की जानकार थी, विशेषज्ञ थी, पढ़ाती थी। और हमारे मॉनसून पर जिन लोगों का ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना जाता है उनमें उनका नाम आता है। उनका नाम सुलोचना था और वो पिछले साल गुजर गई। डॉक्टर गाडगिल 1973 में सुलोचना जी के साथ वापस भारत आ गए। बहुत से लोगों को ये अचरज हुआ क्योंकि वो जिस तरह का शोध करते थे, जिस तरह के काम के लिए वे जाने जाते थे, उनको लगता था कि वो दुनिया के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में ही काम करेंगे।
लेकिन वो भारत आए और भारत में जो लौट कर आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, जो हमारे देश की विज्ञान पर शोध करने की शीर्षस्थ संस्था है, वहां उन्होंने शोध और पढ़ाना शुरू किया। 1982 में उन्होंने वहां पर स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेस खोला, जो आज हमारे देश की इकोलॉजी के सबसे बढ़िया संस्थानों में माना जाता है। उसके वे संस्थापक थे। 80 के दशक तक प्रकृति के प्रति डॉक्टर गाडगिल का रवैया कुछ वैसा था जैसा उस समय होता था। वे ये मानते थे कि प्रकृति को, जंगलों को, पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को उससे अलग करना चाहिए। लेकिन 70 का दशक हमारे देश में कई तरह के बदलावों का समय था। उसी समय कई ऐसे आंदोलन खड़े हुए, उनमें एक चिपको आंदोलन भी था जिसका नाम आपने सुना हो। तो जिससे ये समझ में आने लगा कि पर्यावरण की चिंता साधारण लोगों में होती है, केवल विशेषज्ञों में नहीं होती। लेकिन बहुत से विशेषज्ञों ने ये चीजें स्वीकार नहीं की। डॉक्टर माधव गाडगिल साइंस के आदमी थे। जब उनको कोई बड़ी चीज दिखनी शुरू की तो वे बिल्कुल अपना सब कुछ लेके उसको समझने बैठ गए। और सन 80 के बाद से उनके शोध में एक तरह का बदलाव आता है। उनका बहुत सारा काम ये दिखाने लगा कि साधारण लोगों का अपने पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, और अगर कुछ लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं, जैसे गढ़चिरौली जिले में बहुत से लोग हैं, बहुत से आदिवासी परिवार हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पर्यावरण का नाश नहीं किया, तभी तो यहाँ जंगल है। और ऐसे लोगों को पर्यावरण का विरोधी मानना ये विशेषज्ञों की दुर्भावना है। उसके बाद जो डॉक्टर गाडगिल ने साधारण समाज का, साधारण लोगों का पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जो संबंध है, जो समझना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने एक नई लकीर खींच दी। उनका कई क्षेत्रों में, इकोलॉजी में, पर्यावरण में कई ऐसे काम हैं जो याद किए जाएंगे, लेकिन 2-3 ऐसे हैं जिनकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कई साल देश के कोने कोने में घूम घूम के ये मालूम किया कि साधारण गांव वाले ऐसे जंगल क्यों रखते हैं जिसे वो पवित्र मानते हैं। इसको अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रोव कहते हैं। हमारे यहाँ इसके कई नाम हैं। देवबनी, देवराई बोलते हैं, देवराई, देवबनी, ओरण कहीं मिल जाता है, कहीं रण भी अरण्य से आता है। तो ये उन्होंने लोगों के साथ बह के घूम घूम के समझना शुरू किया। और जब कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक इसके बारे में लिखता है तो उस बात में एक नया तरह का वजन आता है। और सेक्रेड ग्रोव्स का काम आप उनका पढ़ेंगे तो आपको सही में प्रकृति और संस्कृति का संबंध कैसे अच्छा हो सकता है, इसके कई सुंदर उदाहरण उनके शोध से संकलित मिलेंगे। अपनी जवानी के दिनों में डॉक्टर गाडगिल बहुत अच्छे एथलीट भी थे। उनका हाई जंप वगैरह का रिकॉर्ड था अपने समय में। बहुत खुशदिल व्यक्ति, कभी निराश नहीं होते। वो जिन चीजों पे काम करते थे वो ऐसी बातें हैं जिनमें आए दिन माइनिंग कंपनी, जंगल काटने वाले, इस तरह के लोगों के पास, लेकिन उनको हमेशा दूसरे लोगों से उत्साह मिलता जो अच्छा काम करते हैं। और उनके साथ मन में हमेशा ये रहता था कि अब क्या करें। जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो सब कहते हैं कि, तो उन्होंने 2010 के आसपास एक गाडगिल कमेटी बनी, जो हमारे पश्चिम तट में जो पश्चिमी घाट है, जहां प्रकृति का वैभव कुछ अलग ही है, इस तरह के 2 इलाके अपने देश में आते हैं। एक तो पूर्वोत्तर के जंगल और पश्चिमी घाट, दोनों जगह खूब पानी बरसता है और दोनों जगह जीवन का वैभव बिल्कुल फूट फूट के खिलता है।
यहाँ पे उस कमेटी के काम में डॉक्टर गाडगिल घूम घूम के पंचायतों के साथ छोटे छोटे गांव शहर खूब मेहनत से वो काम किया और उनकी रपट ने ये बताया कि कैसे अगर हम अपना लोकतंत्र सुधारें तो हमारे जंगल भी बच पाएंगे। यानी हम जिसे डेवलपमेंट कहते हैं वो ठेकेदारों के हाथ में रहने की बजाय पंचायतों के हाथ में रहे तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। जाहिर है केंद्रीय सत्ता जिनको पसंद आती है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर उस रिपोर्ट को खारिज किया। उसकी जगह एक दूसरी रिपोर्ट बनी कस्तूरी रंगन कमेटी की, जिसमें उसकी तुलना में जंगलों को की कटाई के लिए रास्ता खोला थोड़ा और, लेकिन उसको भी आज तक स्वीकार नहीं किया गया। तो हम लोग सहज रूप से जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमें वो दिखता नहीं है आसानी से, और हमें समय समय पर अच्छे वैज्ञानिक चाहिए होते हैं जो आके उसका ठीक मूल्यांकन करके हमें ये बता दें कि हमारे गुण क्या है और हमारे अगुण क्या है। ये काम बताने का ये हमारे देश में हमारे समाज को बताने का काम डॉक्टर गाडगिल ने कई साल किया, जिसके लिए हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी स्मृति इसलिए मन में रखनी चाहिए क्योंकि हम सबके भीतर कुछ अच्छा काम करने की गुंजाइश है। हम सबके भीतर सही में दूसरों को केवल नीचा दिखाने के लिए साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल करना नहीं, हम सबके भीतर सही में साइंस के आधार पे काम करने की क्षमता है। और अगर हम डॉक्टर गाडगिल की स्मृति अपने यहाँ रखेंगे तो उन्हीं मूल्यों पर अच्छा काम करने की गुंजाइश हमें बढ़ेगी। ये जो बोला गया कि विकास करना है या जंगल को या निसर्ग को बचाना है तो ठेकेदारों की जगह गांव के लोगों के पास वो हो सकता है। सो यूजुअली एक जो कॉमन इसके अगेंस्ट साइड किया जाता था वेरी पॉपुलरली, वो 1968 का साइंस में पब्लिश्ड गैरेट हार्डिंग का जो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स वाला आर्टिकल है, and that was cited so many times and that phrase was kind of abused कि लोगों को अगर आप कॉमन रिसोर्सेस पानी का हो जंगल का हो या कोई भी, लोग उसको नहीं तरीके से ढंग से रख पाए। तो ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज एन अब्यूज्ड फ्रेज व्हिच मेनी पीपल हैव जस्ट हर्ड। लेकिन अब उसके बारे में विज्ञान क्या बताता है, क्योंकि काफी काम उसके आगे भी हुआ, तो अगर वो आप थोड़ा बता दें तो डॉक्टर गाडगिल के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ये एंगल भी अगर सबको पता चल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी यूजफुल। मैं इसे डॉक्टर गाडगिल के काम के हवाले से नहीं समझता। उनका काम मैं इतना ध्यान से नहीं जानता कि मैं उनके हवाले से कहता हूँ। ये मेरी, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी गैर जिम्मेदारी होगी, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप में से कोई अंदाजा लगाएगा कि हम जिस अवस्था में अभी हैं, इस अवस्था में मनुष्य का सबसे पुराना जीवाश्म कितना पुराना होगा? What is the oldest fossil of Homo sapiens as we are today? कुछ साल पहले तक ये 2 लाख साल था। दक्षिण अफ्रीका में कुछ फॉसिल्स मिले थे, लेकिन कुछ 20 साल पहले मोरक्को में जबल अल खुर्द नाम की एक जगह है जहां पर एक गुफा में आधुनिक मनुष्य के जीवाश्म मिले जो 3 लाख साल पुराने। यानी हम लोग इस अवस्था में कम से कम 3 लाख साल से थे, उसके पहले से रहे होंगे। और पीछे जाएंगे तो होमो इरेक्टस 20 लाख तक चला जाएगा। यानी हम इतने समय से हैं और ज्यादातर समय
पिछले 200-300 साल छोड़ दें तो हम लोग समूह में रहे। हम बिल्लियों की तरह अकेले रहने वाले जीव नहीं हैं। हम कुत्तों की तरह समूह में रहते हैं। और आपको कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो किसी समाज में बड़ा ना किया गया। इसमें अंतर आता है, एक संस्था थी जिसको हम राज्य कहते हैं। राज्य का कोई इतिहास 5 से 10,000 साल से ज्यादा नहीं। और राज्य हर व्यक्ति पर अपना सीधा नियंत्रण चाहता है। आप पाएंगे राजनीति केंद्रित सिद्धांतों में समाज को बैकवर्ड लुकिंग संस्था कहा जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो राज्य का और व्यक्ति का सीधा संबंध है। हमें से किसी को न राज्य ने पैदा किया है, किसी भी राज्य ने, और हमको बड़ा करता है समाज, परिवार। बहुत सारे लोग लगते हैं। एक बच्चे को बड़ा करने में कितने लोगों का योगदान चला जाता है। तो स्वास्थ्य भी वैसे ही मामला है कि स्वास्थ्य क्या हम सीधा ये माने कि जो कंपनी दवा बेचती है और जो लोग खरीदने वाले हैं उनका संबंध है? ये तो नहीं है। सच तो कम्युनिटी हेल्थ पे तैयार हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ का ही काम है हम सबका। तो ये मूल फांस है। और जो डेवलपमेंट की बात करेंगे वो हर तरह से समाज को कम करना चाहते हैं। और उनका कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि समाज एक बैकवर्ड लुकिंग संस्था है। सच का काम बताता है नहीं है। मतलब सामाजिक दृष्टि से ही काम हुआ है, साइंस पे आधारित है, लेकिन सामाजिक, उसका भाव सामाजिक है। लोगों को एक समाज मान के काम करना है, उनको अलग करके एक एक व्यक्ति के साथ अलग से काम करना नहीं। तो ये जो डेवलपमेंट है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की जो बात की, वो उसकी जो अब वो मिस इंटरप्रिटेशन है या सही इंटरप्रिटेशन है, इस पर भी कई विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन इसके मूल में ये मानना है कि अब हम इतने चतुर हो गए हैं कि हमें समाज की जरूरत नहीं है। और ऐसे तर्क जो लोग देते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो अपने समाज को भूल जाते हैं। उनमें से वो कृतज्ञता चली जाती है। मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूँ कि मैं छोटा था तो जैसे बच्चे पतंगों के पीछे भागते हैं, मैं भी भागता था। न जाने कितने लोगों ने सड़क पे मुझे गाड़ी के नीचे आने से बचाया। और मैं, अगर मुझे कोई भी किसी तरह का श्रेय मिले या कुछ भी मिले, तो मैं जब याद करूंगा कि मैं इनका आभार करता हूं, उनका आभार करता हूं, तो मैं उसका आभार नहीं करूंगा जिसने मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मरने से बचाया होगा। ये संकट है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी समाज नामक संस्था को हमको फिर से ये इस नाते सोचना पड़ेगा। और फिर डेवलपमेंट की सच्चाई अलग तरह से सामने है। ऐसी मेरी समझ है, और ये मेरी समझ भी अच्छे लोगों के काम पे ही आधारित है। इसमें बहुत कुछ तो गांधी जी का है। हिंद स्वराज आप देखेंगे, हिंद स्वराज में कोई विकास नहीं। हिंद स्वराज में केंद्रीकृत राज्य के लिए कोई माल मसाला नहीं। गांधी जी यही चाहते थे कि लोकतंत्र वही है जब लोग आपस में बैठ के चीजें सुलझाएं। डॉक्टर माधव गाडगिल की भी जो वेस्टर्न घाट्स वाली रिपोर्ट है वो यही कहती है कि जितना हो सके हमें जो लोग वहां रहते हैं उनका निर्णायक अधिकार है। लेकिन जो विकास कहा जाता है वो राज्य और कॉर्पोरेट केंद्रित है, तो उसको समाज अच्छा नहीं लगता। आप इसका कोई एग्जांपल देंगे? जैसे परसों बात कर रहे थे कि राज्य और इंडिविजुअल की डायरेक्ट समझने में आसानी होगी। हमारे पास समय है इतना, 10-15 मिनट तो है। बिल्कुल रहेगी आपकी। मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, तो आगे बढ़ें। जी, आप लोग अगर जलवायु परिवर्तन भी समझना चाहते हैं तो यही समझना पड़ेगा आपको।
आप अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं तो भी आपको ये समझना पड़ेगा। कभी किसी ने आपके घर में आपसे आपका पहचान पत्र मांगा? हाँ, किसी पड़ोसी ने कभी कहा कि अपना आईडी लाओ अगर घर में आके चाय पीनी है तो? ऐसा क्यों? हम बाहर आजकल कहीं भी जाते हैं तो आईडी लगता है। ये अंतर है। समाज में हम अपने होते हैं, समाज की तरह देश होता है। समाज और देश दिल में रहता है, राज्य आपके पहचान पत्र में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपको कि सभी राज्यों के खिलाफ विद्रोह कर दो या अराजकता ला दो, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा। लेकिन जो सच्चाई है वो तो हमें जाननी चाहिए ना। तो चलेगा। जो मूल संस्था है हमारी वो समाज और परिवार है। अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में देखें तो बताएंगे मनुष्य एक थोड़ा कुछ मामलों में बाकी प्राणियों से अलग है। हम अपने वृद्ध लोगों को अपने साथ रखते हैं। ज्यादातर दूसरे जीवों में जब आपकी प्रजनन की आयु पूरी हो जाती है तो आप मर जाते हैं। हम अपने वृद्ध लोगों को अपने साथ रखते हैं क्योंकि हमारे वृद्ध लोग हमारी लाइब्रेरी है। नहीं, हमारा सर्वाइवल डिपेंड है। ये बहुत ही सुंदर आपने कहा, लाइब्रेरी अनुभव है, हजारों साल का अनुभव है। जब सूखा पड़ेगा, जब कुछ खाने पीने को नहीं होगा, कोई एक मौसी होगी 80 साल की जो बताएगी कि ऐसा हमारे बचपन में पड़ा था और वहां हम लोगों को पानी दिया था। एक बात। दूसरा, मनुष्य का बच्चा सबसे असहाय बच्चों में से होता है। ये काफी लंबा लगेगा इसको समझने के लिए, जो थ्योरीज हैं इसकी साइंस में, वहां नहीं जाएंगे हम। लेकिन आप अगर गाय के, कुत्ते के, बिल्ली के बच्चों को देखेंगे, 2-4 दिन लगते हैं थोड़ा पैदल चलने में। कुछ तो पैदा होते से ही दौड़ने लग जाते हैं। हिरण का बच्चा पैदा होते से दौड़ने लग जाता है। हम लोगों को अपना खोपड़ा संभालने में 3 महीने लगता है। खोपड़ी का बोझ बहुत है और हम अपने खोपड़े का बोझ दूसरों के माथे बहुत डालते हैं, जिंदगी भर डालते हैं। तो ये अगर समाज ना हो, एक अकेला परिवार बच्चों को नहीं पाल सकता। आप जानना चाहते हैं एक अकेला परिवार जब बच्चों को पालने की कोशिश कैसे करता है, तो आप कभी ध्यान दीजिएगा, ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई नया दंपत्ति है जिनका बच्चा है और वो लोग बिल्कुल अलग थलग परिवार में रहते हैं, तो बच्चे को बहलाने वाले लोग नहीं है, तो बच्चा मोबाइल देखता है और जितनी देर वो मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल जोर से चलता है, जितनी देर वो मोबाइल देखता है उतनी देर वो चुप रहता है। वो बंद हुआ और वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये बचपन से जो स्वस्थ व्यक्ति में होता है कि हम कई लोगों की गोद में जाते हैं। हम लोग बात करना कहां से सीखते हैं? ऐसी पूरी एक धारा है जो कहती है कि हमारी सारी समझ कथाओं पे निर्भर करती है और कथाएं महिलाओं से आती है, केवल मां से नहीं। मौसी, बुआ, मामी, पड़ोस की स्त्री जो गृहिणी है, क्योंकि छोटे बच्चे को बहलाने के लिए कथाएं शुरू होती है। और आप देख लीजिए, हम जो भी करते हैं वो कथाओं में करते हैं। हम पब्लिक हेल्थ का काम भी करते हैं तो कथाओं में करते हैं। कथाएं समाज बनाती है। राज्य को कानून चाहिए। समाज में आप गलती करें, आपको दंड मिल सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन आपका अपनापन नहीं जाएगा। और
औद्योगिक क्रांति ने लोगों को अपने परिवेश से उखाड़ के अनजान जगह पे रहना सिखा दिया है। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग बिल्कुल अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन चूंकि ये संस्था के मूल्य अलग हैं, तो यहाँ ये कोशिश रहती है कि हम लोग फिर भी एक समाज की तरह बैठ सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, खाना साथ बैठ के खा सकें। तो ये हमारा मूल स्वभाव है, और ये कोई राजनीतिक सिद्धांत इसको बदल नहीं सकता। हालांकि हर राजनीतिक सिद्धांत का दावा यह है कि वो मनुष्य का मूल स्वभाव बदल देगा, विकास में। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इंसान को भगवान ने बनाया। अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को मानते हैं तो हमको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की उन ताकतों ने बनाया जो हमसे बहुत बड़ी है। दोनों ही स्थितियों में हमारा स्वभाव हमने नहीं बनाया। लेकिन ये जो नियंत्रण की राजनीति है वो हमको हमेशा कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में नहीं आ सकती, बहुत बड़ी है। हमने नहीं बनाया, सृष्टि ने हमको बनाया, हमने सृष्टि नहीं बनाई। तो ये भुलावा और ये आग्रह विकास की बातचीत में बहुत गहरा है, और इसमें हमेशा को ये उन लोगों के साथ काम करता है जो समाज से उखड़कर भीड़ बन चुके। और भीड़ के लिए जो शब्द है जो समाज से अलग होता है वो जनता होता है। जनता में आपकी कोई मौसी नहीं होती, जनता में कोई आपका पड़ोसी नहीं होता, जनता में आप। और हम लोगों को आप कितना भी देख लीजिए, कितना भी ये सब कोशिश करें कि हम एक व्यक्ति के नाते कॉर्पोरेट और राज्य के साथ ही जिए। हम कुछ अच्छा खाने का मिल जाए तो उसका फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और फिर हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया और कमेंट डाला। ये आपको बताता है कि हम स्वभाव से अकेले बैठ के नहीं खाना चाहते, हम किसी के साथ बैठ के खाना चाहते हैं। हमें सारे दुनिया के सबसे अच्छे पकवान देकर कोई एक कमरे में बंद कर दे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अपनी पसंद के 4 लोग हो तो उनके साथ कुछ भी चना चबेना भी हो तो अच्छा लगता है। समय बहुत लग गया है, ये चर्चाएं अनंत है। तो मतलब मुझे इसका संकोच होता है क्योंकि प्रार्थना के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। आप में से न जाने किस किस का क्या क्या काम बचा होगा अभी आज का। तो Any other question? कुछ पूछना चाहें तो संक्षिप्त में जवाब दे सकता हूं मैं। एक सवाल, राज्य से वापस समाज पे कैसे आया जा सकता है? वापस आने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अर्थ मूविंग हुई है, वो रखा हुआ है। अभी आपको पता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे काम करती है। आप सीधे बैठे मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी काम कर रही है। क्या आपकी रीढ़ की हड्डी ने आपको नोटिस भेजा? आज तक कोई बिल भेजा? उसका वर्जन 2 अपडेट आया? कुछ नहीं आता। वो है और आप उसी पे खड़े बैठे। समाज वही चीज है, वो रीढ़ है, हमको दिखता नहीं है लेकिन हम उसी पे खड़े हैं। अगर समाज नहीं होता तो आप यहाँ बैठ के शांति से मेरी बात नहीं सुनते। हो सकता है आपको ठीक लगी हो सकता है ना लगी हो ठीक मेरी बात, लेकिन आप लोग शांति से बैठ के सुन रहे हैं। ये समाज है। और समाज में ये ऐसा नहीं कि समाज कोई आदर्श संस्था है, उसमें भी 2 गुण अवगुण सब तरह के रहते हैं, दोष भी रहते हैं, सामाजिक कुरीतियां भी होती हैं, लेकिन समाज में बदलने की गुंजाइश है क्योंकि वो नियंत्रण आधारित नहीं है, वो सहजीवन आधारित है। ये सहजीवन ठीक लगे ना लगे ठीक है, कोई अपना एक साथी है कुछ कह रहा है सुन लेते हैं क्योंकि अपना साथी है। ये जो भाव है ये समाज है।
कोई आपको मेरी बात से एक मत होना कतई जरूरी नहीं है, बल्कि एक मत जो लोग होते हैं उनमें कोई बातचीत अच्छी होती नहीं है। अगर आप में से बहुत जवान लोग हैं, इश्क लड़ाएंगे तो वो सब चलता है कि तकरार के बिना करार नहीं है। तो हर अच्छी बातचीत में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, वरना हम किसी नई जगह नहीं जा सकते। समाज में भी चाहिए, लेकिन वो है। ये मैं कोई इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको कतई कोई अराजकता का संदेश नहीं दे रहा हूं। उल्टा मैं ये कह रहा हूं कि सभ्यता समाज की होती है, राज्य की नहीं होती। हम में अगर कोई सभ्यता है तो वो एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का लिहाज करना, ये समाज है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि दूसरों के बिना हम कुछ है नहीं, तो वो है। और आज भी कुछ तो ऐसे समाज बचे हुए हैं जो राज्य के बाहर रहते हैं, जीवित है, लेकिन आपको कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो समाज के बाहर। तपस्वियों की बात अलग है, मंक्स की बात अलग है, जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। वो चुनते हैं क्योंकि उन्हें एक विशेष तरह की साधना करनी है, विशेष काम के लिए आप शेष से अलग हो जाते हैं। लेकिन उनको भी समाज ने ही पाल पोस के बड़ा किया होता है। समाज के बिना मनुष्य नहीं। ये इंडिविजुअलिज्म को जो बढ़ाना है ना, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। जहां लोग साथ में गा सकते हैं, नाच सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, वहां डिप्रेशन कम होता है। इसीलिए एक चीज कही जाती है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज सुना है आपने? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मंडे की सुबह होते हैं। ऐसा है। एंजाइटी के डिसऑर्डर्स मंडे को ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो मंडे को जो दाड़की बजाने जा रहे हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है। और अगर वही काम समाज के रूप में हो रहा हो तो वो डिप्रेशन है। मुझे अभी बस चमका कि there is a lot of depression and suicide in Scandinavian countries, and I used to think of attributions like वहाँ का वेदर बड़ा घटिया है, सूरज नहीं दिखता है, डिप्रेसिंग होगा वगैरह वगैरह। लेकिन शायद से ये भी इंटरेस्टिंग होगा आपने कहने के बाद कि it has probably one of the so called best functioning state, और अगर स्टेट ने कुछ ज्यादा ही इंडिविजुअल के साथ नाता जोड़ दिया, सब कुछ स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में समाज टूट गया, इज दैट अ रीजन? आई नेवर थॉट ऑफ इट। उसके बहुत कॉम्प्लेक्स और कारण है। सैड एक है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इस पे अच्छे विद्वान लोगों ने इस पे काम किया है। आप चाहे तो उनका काम पढ़ सकते हैं, पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो मूल है वो समाज। देखिए, आज तक दुनिया में कोई राज्य बचा नहीं है। कोई राज्य बचा है क्या आज तक? कितने बड़े साम्राज्य हुए। सबसे बड़ा साम्राज्य याद कर लीजिए, कौन सा था आज तक? ब्रिटिश। ठीक है, आप लंदन चले जाइए, आपको गोरे लोग बहुत कम दिखते हैं आज लंदन में। और ऐसे कई जाने माने लोग हैं जो कह के लंदन छोड़ के चले गए हैं कि अब तो लंदन हमें लंदन नहीं लगता। अभी 70-80 साल पहले इस साम्राज्य का सूर्य नहीं अस्त होता था। इस पे जमीन पे सबसे लंबा साम्राज्य मंगोल साम्राज्य था, जापान से लेकर हंगरी तक। कहाँ है उसके 3 पीढ़ी में बच्चों में बढ़ के 4 टुकड़े हुए, फिर 4 के कितने टुकड़े हुए वो गिनती नहीं है। कौन सा राज्य बचा है बताइए? मगध साम्राज्य कहाँ था बता सकते हैं? गुप्त साम्राज्य कहाँ था? नंद साम्राज्य कहाँ था? ये सब बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे अपने समय। राज्य बचते नहीं, समाज बचा रहता है। समाज मौसी की लोरी में आता है।